नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट संसद से पारित, लोकसभा से वित्त विधेयक को मंजूरी। राज्यसभा ने भी विधेयक को बिना संशोधन के लोकसभा को लौटाया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तय समय से पहले संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बजट सत्र में 76% रही राज्यसभा की उत्पादकता। 12 बिल को सदन से मंजूरी। संसद के दोनों सदनों में लोगों के जनता कर्फ्यू में सहयोग की सराहना। लोगों के साथ ही सांसदों से भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने और लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। लोगों को जागरूक करने और घरों पर रहने के लिए अभियान शुरू करने की अपील। उद्योग जगत के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी प्रधानमंत्री ने की चर्चा। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन के साथ उठाए सख्त कदम। पंजाब और महाराष्ट्र कर्फ्यू में लागू। रेल और बसों के बाद घरेलू यात्री उड़ानों पर भी रोक। देश में अब तक कोरोना के 433 मामले। दुनिया भर में वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार। राज्यसभा से अगले 3 महीने में रिटायर हो रहे 57 सदस्यों को दी गई विदाई। सभापति वेंकैया नायडू ने की रिटायर हो रहे सदस्यों के योगदान की सराहना। कई सदस्यों ने विदाई भाषण में साझा किया अपना अनुभव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा से वित्त विधेयक को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। So I rise to move that the bill as amended be passed. प्रश्न है कि विधेयक यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। हम लोग निराश में सर। राज्यसभा ने आज विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को बिना चर्चा के लोकसभा को वापस कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक पर चर्चा और वापस लौटाने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। Srimati Nirmala Sitharaman to move motions for consideration of the following bills. The Appropriation Bill 2020, Appropriation Number 2 Bill 2020, Finance Bill 2020. So should I do it one after the other immediately, or will you call me? You can move together also. Okay. I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2019-20 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Okay. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Minister, Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन में इससे जुड़े 4 विधेयकों पर एक साथ ही चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि
कि राज्य में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से राज्य का विकास पहले के मुकाबले और तेजी से हो रहा है। विकास के कार्यों के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों और व्यापारियों के उत्थान के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। 5-6 अगस्त को जो बिल दोनों सदनों ने पास किया, जो अनुच्छेद 370-35 से आपने समाप्त किया, और 31 अक्टूबर को जो एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर के लिए शुरू हुआ है, उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी होती है, 100% वेरिफिकेशन भी होती है, बजट में प्रावधान भी होता है, ई टेंडरिंग भी होती है। और इससे पहले कई सदस्यों में जम्मू कश्मीर राज्य के विकास के संबंध में अपनी चिंताएं सदन में उठाई। सब कुछ क्या ठीक हो गया? कितने महीनों के बाद वहां टेलीफोन जारी हो, कितने महीनों के बाद इंटरनेट शुरू हो, 7.5 महीने के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुले, और आज भी इंटरनेट आपका क्या 2G चलता है, 10-15 दिन से 4G नहीं चल रहा। जिन बच्चों की बात की जा रही थी, जिस प्रकार से बच्चे स्कूल खुलने के बाद हंसते कूदते स्कूल जा रहे थे, जिनके हाथों में पत्थर दिया जा रहा था, उनके हाथों में हमने कलम और कंप्यूटर पकड़ाने का काम किया है। यह 370 जाने का परिणाम है। Kashmir's economy had suffered, this is the latest report please, losses to the tune of around 17,878 crores in the first 120 days and continue to do so. That is after 22 days after August and continue to do so. It also said around 4.96 lakh jobs were lost during this period as on now. सर वहां के शिक्षण संस्थानों को जाकर के देखिए। मैं चाहूंगा कि सरकार सामान्य, जब सरकार बोलती है तो वो सामान्य जमीन पे दिखे, क्योंकि सामान्य का रिटॉरिक और सामान्य की रियलिटी ना तो सेब के बागानों में, ना बाजार में, ना फुटपाथ पे, ना अस्पतालों में, ना विद्यालयों में है। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 76% कामकाज हुआ। इस दौरान 12 विधेयकों को मंजूरी देने के साथ ही जनहित से जुड़े 249 मामले उठाए गए। राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में बजट सत्र के दौरान हुए कामकाज के बारे में जानकारी दी। You all appreciate the reasons for which this budget session of Parliament is being adjourned sine die ahead of the schedule, which is up to the 3rd of next month. As against the total 31 sittings scheduled between 31st to April 3rd, we are constrained to conclude after 23 sittings. The budget session is primarily meant for charting the right course of action for economic growth and development for the financial year 2020-21 to the budget proposals made by the government and approved by the Parliament. Ironically, the global outbreak of coronavirus, which its origins in China, is set to play havoc with the global economic outlook, with our country being no exception. The challenge before the world is to minimize the damage caused by the corona outbreak, both to the health and wealth of the people across the globe. Our country is a spirited partner in the collective global efforts to contain the spread of this deadly virus. I fondly hope that collectively this battle would be won. For the information of the honourable members and for record, this August House functioned for a total of 90 hours and 30 minutes against the total scheduled time of 118 hours and 52 minutes during these 23 sittings. This in effect means that the productivity of the House, including both the parts of this budget session, has been 76.13% only. While the productivity of the first part of this session between 31st January and February 11th has been 97%. The productivity of the second part has begun on March 2nd, comes to above 64%. The House clocked a high productivity of 106% during the third week of the second part of this session, as against a low of 9.50 during the first week. A total functional time of 38 hours, 23 minutes of the House has been lost on account of disruptions during this session. This includes 32 hours, 51 minutes
so lost during the second part of the session. As against this loss, the House sat beyond the scheduled time on 9 days for a total of 9 hours 59 minutes. Honourable members, passionate and quality debates on the motion of thanks to President's address on the general budget and over 4 hours short duration discussion on the violence in Delhi have been the highlights of this session. कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के दौरान सदन में हुए कामकाज का ब्यौरा भी सदन के सामने प्रस्तुत किया। जो 31 जनवरी 2020 को आरंभ हुआ था, इस सत्र के दौरान हमने 23 बैठ के आज की बैठक सहित 109 घंटे 23 मिनट तक चली। सभा ने 31 जनवरी 2020 को सदनों के सदस्यों को महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकाश को अंगीकृत किया। प्रस्ताव 15 घंटे 21 मिनट तक चले सुव्यवस्थित वाद विवाद के पश्चात स्वीकार किया गया। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निपटान हुआ। केंद्रीय बजट 2020-21 पर चर्चा 11 घंटे 51 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की मांग संख्या 83 के लिए चर्चा 12 घंटे 31 मिनट तक चली। अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया। 16 मार्च 2020 को पूरी तरह से स्वीकृत किया गया। संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयक प्रस्तावित कर कुल मिलाकर 13 विधेयक पारित हुए। 98 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रश्नकाल के पश्चात सदस्यों ने देर शाम तक बैठकर लगभग 436 अभिलंब लोकमत के मामले उठाए गए। और अब बात कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू में देश के नागरिकों की भागीदारी की सराहना की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से लॉकडाउन की स्थिति में सहयोग की अपील की है। सदन में मौजूद सदस्यों ने भी मेज थपथपाकर अपना समर्थन जताया। Honorable members, it is expected of this August House to take note of major national issues and related developments and place on record its views on the same for record and for posterity. The panic outbreak of the dreaded coronavirus across the globe and the efforts being made to contain its spread is a major contemporary issue which the House need to take note of. The efforts of the central and state governments and the people of our country are particularly noteworthy. Yesterday was a super Sunday for our country. The voluntary curfew observed by the people of our country for 14 hours yesterday to contain the spread of this virus was unprecedented and heartwarming. The people of our country rose in unison to the call of national duty in this hour of crisis. This extraordinary response of the people was a clear demonstration of the collective resolve of the nation to address this formidable challenge. It was also heartening that a sense of gratitude and appreciation for the doctors, nurses, technicians, media, and all others who are in the forefront of the fight against the virus resonated across the country at 5 p.m. yesterday. This House takes note of this positive response and also the need to keep focused on concrete actions and keeping this spirit alive as we brace ourselves for the challenges ahead in the coming weeks. The central and state governments are doing their best to tide over the challenge. Several restrictions on the movement of the people are being imposed. This may certainly cause some inconvenience to the people, but extraordinary situations warrant extreme measures. It is important that we are agile and proactive, that we are responsible and responsive. It is critical that we respect the directions and follow them scrupulously. This House urges the people to bear with such restrictions and cooperate
as they had done yesterday. The House records its appreciation of the overwhelming response of the people of the country to the call given by the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, for Janata Curfew yesterday, and urge them to be guided by the same spirit till the war on coronavirus is finally won. The House also appreciates the central and state governments, various agencies, for their timely and effective interventions. This House also expressed the hope that collectively we shall overcome this huge challenge in the coming weeks. Honorable members may convey their feelings and appreciation of all concerned by thumping the dust, showing our solidarity. लोकसभा में भी जनता कर्फ्यू में लोगों की भागीदारी की सराहना की गई और सांसदों ने सदन में खड़े होकर ताली बजाई और इस वायरस से निपटने में जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से भी कोरोना वायरस से निपटने में लोगों को जागरूक करने और सहयोग की सलाह दी। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, कल का एक ऐसा स्मरणीय दिन था जब देश में न कोई राजनीतिक मतभेद था, न कोई मत भिन्नता थी, न कोई पंथ, न कोई संप्रदाय, न कोई अमीर था, न कोई गरीब था। सारा हिंदुस्तान एक था। कल शाम को 5 बजे हम सबने जो देखा वो भारत की आत्मा थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक प्रयासों से संपूर्ण देश एकजुट था। उनके आह्वान पर ये देश इस महामारी से निपटने के लिए एकजुट दिखा। संपूर्ण देश ने सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों, एयरपोर्ट के कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया ने जिस तरीके की सेवाएं प्रदान की, उसके लिए हम सब उनका अभिवादन करते हैं। हमने ये भी देखा कि माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी ने ताली बजा के कृतज्ञता व्यक्त की। हमारे सदन के नेता, कांग्रेस सदन के नेता अधीर रंजन जी की पुत्री हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तालियां बजाकर और इस प्रयासों की सभी लोगों ने उन महान कर्मियों के लिए सम्मानित होने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं चाहूंगा कि सदन एक बार खड़ा होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन करे। कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस महामारी की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं, हम सब यहां से अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि सब केंद्र और राज्य सरकार, जिला परिषद प्रशासन के कानूनों को अक्षर पालन करें, स्वयं अनुशासित होकर हम पालन करें और इन नियमों को कठोरता पालन करने में जनता का सहयोग भी करें, क्योंकि इस महामारी को रोकने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। हमें अपने पास किसी प्रकार की नकारात्मक माहौल न बने, सकारात्मक रहकर हम इस चुनौती का सामना एक परिवार के रूप में कर सकते हैं। कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि इस बीमारी का सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। प्रधानमंत्री लगातार कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मीडिया की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को जागरूक करने का काम करती है। प्रधानमंत्री ने 3 चीजों की अहमियत जनता को बताने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने #StayAtHome को प्रमोट करने के लिए जागरूक करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रमोट करे
उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को बताए कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की और कोरोना से लड़ाई में सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए कोविड-19 आपातकालीन कोष में योगदान के लिए आभार जताया। उन्होंने ट्वीट कर बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान को धन्यवाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस कोष में योगदान के लिए भूटान और नेपाल का भी शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन कोष का प्रस्ताव रखा था। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों में भी लॉकडाउन की स्थिति जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने यह जानकारी दी है। भारत में कोरोना वायरस से होने वाले कोविड-19 रोग से पीड़ित अब तक कुल 433 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। अभी देश भर में एक्टिव केसों की बात करें तो ये संख्या 402 है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। हरियाणा ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए शेष 15 जिलों में भी 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू किया है। तमिलनाडु में भी 24 मार्च शाम 6 बजे से 31 मार्च तक धारा 144 की घोषणा की गई। बिहार में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है। ये लॉकडाउन 31 मार्च तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब और महाराष्ट्र ने कर्फ्यू लागू किया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के कदमों की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की है। कोर्ट ने यह माना है कि सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। देश के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पूरा देश ये मान रहा है कि सरकार कोरोना को लेकर सभी अहम कदम उठा रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा दिल्ली की सभी जिला अदालतों को 4 अप्रैल तक के लिए बंद रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए। दिल्ली हाई कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई हर रोज होती है। ऐसे में आने वाले लोगों की संख्या भी हजारों में होती है। इसी भीड़ को कोर्ट आने से रोकने के लिए फिलहाल हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दिल्ली की सभी जिला अदालतों, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट में भी 4 अप्रैल तक के लिए कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सरकार लगातार बड़े और अहम कदम उठा रही है। सरकार ने ट्रेन और मेट्रो सेवाओं को पहले ही बंद कर दिया था। अब इसके बाद देश में सभी कमर्शियल उड़ानें 24 मार्च मध्यरात्रि से बंद होंगी। हालांकि कार्गो विमान सेवा जारी रहेगी। और दिल्ली में लॉकडाउन के बीच लोगों के घरों से बाहर निकलने की खबरों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतना बड़ा कदम लोगों के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर लड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लोगों के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे तो इसे हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। अब सब लोग आज के बाद लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हुआ। हो सकता है आपके कुछ बहुत जरूरी काम थे जिसके लिए आज आप निकले, लेकिन कल से अब सख्ती की जाएगी। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको कोरोना ना हो, और इसलिए भी कि दूसरों को कोरोना ना फैले।
और दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 15,000 के पार हो गया, जिससे यूरोपियन देशों में सबसे ज्यादा 9,197 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के चलते हुई। यूरोप में हालात बेहद खराब हैं। यूरोप कोरोना वायरस का एपिक सेंटर बन चुका है, जहां पे कोरोना संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा जाने गई हैं। कोरोना संक्रमण की मार इटली में सबसे ज्यादा पड़ी है। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण में सबसे ज्यादा 5,476 मौतें हुई। इटली में रविवार को 651 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामले में इटली दुनिया में करीब 5500 मौतों के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि इटली में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को हुई 793 मौतों के मुकाबले रविवार को कम लोगों की जान गई। वहीं कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 10.4% बढ़कर 59,138 तक पहुंच गया है। चीन का स्थान दूसरे नंबर पर है, जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सबसे पहले पूरी दुनिया में सामने आया था। चीन में फिलहाल अब तक 3,270 जानें जा चुकी हैं। चीन में संक्रमित लोगों की बात करें तो फिलहाल जो संख्या है वो 81,093 है। वहीं स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को पुष्टि की कि पिछले 24 घंटों में 462 लोगों की मौत के बाद स्पेन में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2,182 पहुंच गया। स्पेन में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 33,079 हो गई है, जो चीन और इटली के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के चलते ईरान के हालात में भी फिलहाल कोई सुधार नहीं है। ईरान में आज कोरोना संक्रमित 127 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद ईरान में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 1,812 हो गया। और बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में सदन से अगले 3 महीने में रिटायर हो रहे सदस्यों को विदाई दी गई। सभापति ने रिटायर हो रहे सदस्यों के योगदान की सराहना की। रिटायर हो रहे कई सदस्यों ने भी अपने संसदीय अनुभव साझा किए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।